हेलो एंड वेलकम बैक टू जेके सिविल सर्विसेज। डियर स्टूडेंट्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 रीजनिंग क्रैश कोर्स का, जिसका नाम है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं, इससे पहले हमने किया था स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जिसको स्लॉग्स कहते हैं या सिलोगिज्म कहते हैं। ठीक, तो अगर अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं, वहां पे होता था स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, और यहाँ पे है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। ओके, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आप इज्यूम करते हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ आप एजम्पशन, एजम्पशन कहाँ से निकलता है? एज्यूम से। तो ये फिर इस तरह से एजम्पशन बनता है। ओके, तो यहाँ पे आप कुछ ना कुछ इज्यूम कर सकते हो और आप इज्यूम करते हो। ठीक, तो एजम्पशन का मतलब ये क्या होती है? पॉसिबिलिटी। और वहां हमें पहले चैप्टर जो हमने पढ़ा है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, वहां पे कंक्लूजन क्या होता था? एक डेफिनेट होता था, एक किस्म से 100% ट्रू होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? एजम्पशन 100% ट्रू नहीं होता, बल्कि इसकी एक पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी होती है। तो हमें ये डिस्कस करना है। होगी एक बात। दूसरी बात, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में आपको क्वेश्चन जो गिवन होते थे वो होते थे गाइस हाइपोथेटिकल। वो कौन से क्वेश्चन होते थे? हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होते थे, लाइक ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल डॉग्स आर कैट्स, कुछ इस तरह से क्वेश्चंस होते थे। लेकिन जब आप स्टेटमेंट एंड अजम्पशन पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, रियल लाइफ से क्वेश्चंस मिलेंगे। अच्छा, एजम्पशन, एजम्पशन हम जब मानने पे आएंगे तो हम तो कुछ भी मानेंगे, कुछ भी मानेंगे। तो फिर किस तरह से हम एजम्पशन लगाएंगे? हमें 4 एजम्पशन गिवन होंगे सपोज, फिर ट्रू कौन सा होगा उनमें से, एंड फॉल्स को किस बुनियाद पर हम डिसाइड करेंगे? तो उस चीज को समझने की कोशिश करो गाइस, उस बात को समझने की कोशिश करो। ठीक, तो मानने के लिए वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। वो भी सच है। ठीक, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। फिर मैं बोलता हूं मौत को रोक के दिखाओ, ठीक, बूढ़ा होने को रोक के दिखाओ। तो मतलब वो भी कहीं ना कहीं मतलब वो चीज फेल हो जाती है। ठीक, तो यहां पर भी पॉसिबिलिटी देखने को, तो अगर हम प्रैक्टिकल माइंडसेट से सोचे तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हमें क्वेश्चंस में पॉसिबल ही दिखेगा। लेकिन हमारा आंसर, हमारा एजम्पशन कब ट्रू होगा, हमारा एजम्पशन कब सही होगा, कब सही होगा, उसके कुछ कंडीशंस है, उसके कुछ कंडीशंस है। और एक बात, हम जब कंक्लूजन बोलते थे तो हम बोलते थे कंक्लूजन फॉलोज, कंक्लूजन फॉलो करता है। लेकिन एजम्पशन में हम एक वर्ड यूज करते हैं इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब 100% श्योर नहीं होता है, बल्कि लेस देन 100%, लेस देन 100%, यानी कि लेस देन 100% पॉसिबिलिटी होती है। ठीक, अच्छा, सारे एजम्पशंस ट्रू होते हैं एक्सेप्ट दो एजम्पशंस ट्रू नहीं होंगे, या 2 एजम्पशंस हमारे फेल होंगे। वो क्या क्या? एक, जो हमारे स्टेटमेंट को कोई एजम्पशन अपोजिट करता होगा, अगेंस्ट होगा, स्टेटमेंट के अगेंस्ट अगर कोई ये एजम्पशन होगा तो वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, हमारा वो आंसर नहीं हो सकता है। और दूसरा एक एजम्पशन होता है जो होता है इलॉजिकल, इलॉजिकल, तो वो भी इम्प्लिसिट नहीं करेगा। बाकी रिमेनिंग जितने भी एजम्पशन रहते हैं, जितने भी एजम्पशन रहते हैं जो कि स्टेटमेंट के फेवर में होंगे, वो सारे ट्रू है, वो सारे ट्रू है, उनको हम इम्प्लिसिट लिख सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया। सपोज मैं कहूंगा कि किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं कहूंगा ड्राइवर ड्रंक था, ड्राइवर ड्रंक था, ड्राइवर वाज ड्रंक। ठीक, ड्राइवर ने पी रखी थी और गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट। ठीक, तो ये एजम्पशन हो सकता है कि ड्राइवर की गलती से एक्सीडेंट हो गया। अगर मैं आपको बताऊंगा एक्सीडेंट इसलिए हुआ क्योंकि काली बिल्ली ने रास्ता काटा था,
काली बिल्ली ने रास्ता काटा था इसलिए एक्सीडेंट हुआ, अगर मैं ये एजम्पशन टिक करूंगा तो वो एजम्पशन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हो सकता है ये भी सच हो सकता है, लेकिन ये स्टेटमेंट के फेवर में नहीं है, और ये एजम्पशन जो आपको मिल रहा है काली बिल्ली ने रास्ता काटा था, ये एक इलॉजिकल एजम्पशन है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। आई बात समझ? या मैं एक और एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करूंगा डियर स्टूडेंट्स, बस समझने की कोशिश करो, आप समझ जाओगे। देखो गाइस, सिंपल सा एक कंसेप्ट है, एक मिनट। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि रियल लाइफ की अगर हम बात करेंगे तो सारे एजम्पशंस ट्रू होते हैं, सारे एजम्पशंस सही होते हैं, हम मान सकते हैं, हम सारे एजम्पशंस को मान सकते हैं, क्योंकि ये अपना अपना नजरिया होता है। वो कहते हैं ना कि हर कोई अपनी जगह सही होता है, ठीक? तो हर एक एजम्पशन सही होता है, लेकिन हमें डील करना है इस चैप्टर के साथ, तो आपका नजरिया क्या होना चाहिए एग्जाम में, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज मैंने एक स्टेटमेंट दिया, क्या दिया? मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि मेरा एग्जाम था, एंड जो एग्जाम के पेपर था, पेपर वाज वेरी हार्ड, ठीक? या टफ था, टफ या हार्ड, पेपर वाज वेरी डिफिकल्ट, हार्ड, टफ, वट जो कहो, ठीक? तो पेपर बहुत टफ था। तो अगर मैं यहां पे दो एजम्पशंस मान लो, एक एजम्पशन मान लो कि आई विल पास, ठीक? या आई विल क्वालिफाई, ये एक एजम्पशन में मान लो, और दूसरा एजम्पशन में ये बताओ कि मैं फेल हो सकता हूं, मैं क्वालिफाई कर सकता हूं, मैं फेल हो सकता हूं। देखो गाइस, ये बात तो मैंने नहीं कही ना यहाँ पे, ये बात तो मैंने यहाँ पे नहीं कही कि मेरा पेपर कैसा हुआ, मैंने ये कहा कि पेपर बहुत हार्ड था, बहुत मुश्किल आया था, ठीक? लेकिन मैंने पेपर कैसा किया, मैंने कैसा परफॉर्म किया, वो मैंने कुछ भी नहीं बताया यहाँ पे, ठीक? तो इस केस में मेरे अपनी पर्सनल ओपिनियन हो सकते हैं, मैं पास भी हो सकता हूं पेपर हार्ड होने के बावजूद, और मैं फेल भी हो सकता हूं क्योंकि पेपर वाज वेरी डिफिकल्ट। ओके, सो लेकिन हमें यहां पे देखना है कि इन दो एजम्पशंस में कौन सा फेवर में। अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे कि ये बहुत ही मुश्किल पेपर था, तो दूसरा एजम्पशन यहां पे फेवर में हो जाएगा, और जो पहला एजम्पशन है ये यहां पे अगेंस्ट हो जाएगा। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकली अगर हम सोचेंगे, रियल लाइफ में अगर हम सोचेंगे, तो पहला भी पॉसिबल है, ठीक? और दूसरा भी पॉसिबल है, लेकिन दूसरा एजम्पशन यहां पे इस गिवन स्टेटमेंट के फेवर में है, तो हम यहां पे कह सकते हैं ओनली एजम्पशन सेकंड इम्प्लिसिट। आई मेरी बात समझ? तो गाइस, ये चीजें आप याद रखो, दिमाग में अभी से फिट करके रखो कि अगर आपका एजम्पशन ऐसा है जिसके बारे में कोई भी बात स्टेटमेंट में गिवन नहीं है, तो वो इलॉजिकल एजम्पशन है, वो एक इलॉजिकल एजम्पशन है, तो वो आपका ट्रू नहीं हो सकता, वो इम्प्लिसिट नहीं करेगा। एक बात। दूसरी बात, अगर आपका एजम्पशन आपके स्टेटमेंट को अपोज करता है, उसके अगेंस्ट करता है, उसके फेवर में नहीं है, तब भी वो एजम्पशन आप टिक नहीं कर सकते हो। तो ये आपका रहना चाहिए फंडा, ये आपका रहना चाहिए नजरिया एग्जाम में। अपना नजरिया छोड़ दो, एग्जाम का नजरिया सीख लो। ओके, तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और उसके बाद आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को देखना है। ओके, सो पहला हमारे पास एक स्टेटमेंट है, ए कार हैड ड्राइवन ऑफ द रोड एंड हिट अ ट्री। एक कार लुढ़क गई और उसने ट्री को तोड़ दिया, हिट किया। ओके, सो द रोड वॉज नॉट गुड, रोड अच्छा नहीं था। द ड्राइवर वॉज एफिशिएंट एनफ। यहां पे ड्राइवर के बारे में एक बात कही गई है कि जो ड्राइवर था वो एक अच्छा खासा एफिशिएंट ड्राइवर था। ओके जी, ही हैड ड्राइवन द कार लास्ट 15 ईयर्स। वो पिछले 15 सालों से कार चला रहा था। अब हम एजम्पशंस की तरफ देखेंगे, अब हम एजम्पशंस की ओर देखेंगे।
कहता है पहला एजम्पशन, द एक्सीडेंट occurred ड्यू टू ड्राइवर। ठीक, ये कहता है ड्राइवर की वजह से एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट ड्राइवर की वजह से हुआ। अब आप मुझे एक बात बताओ, ड्राइवर की बात तो यहां पे क्लियर है कि ड्राइवर वाज एफिशिएंट, और ये पहला एजम्पशन है ये तो इसके अगेंस्ट है, स्टेटमेंट के अगेंस्ट है, तो ये इंप्लिसिट नहीं करेगा। ठीक, दूसरा एजम्पशन है हमारे पास, कहता है देयर वाज ए मैकेनिकल फॉल्ट इन द कार। अब बोलोगे सर ये मैकेनिकल फॉल्ट की बात तो स्टेटमेंट में नहीं है, तो हम इसको क्यों बोलेंगे ये इंप्लिसिट करता है? क्योंकि इसकी, हालांकि ये दूसरा वाला एजम्पशन जो है इसकी बात उसमें नहीं कही गई है स्टेटमेंट में, लेकिन ये इलॉजिकल एजम्पशन नहीं है, ये लॉजिकल हो सकता है। क्योंकि अगर आप रियल लाइफ में सोचोगे, हर कोई कार तो रोड से ऐसी नहीं लुढ़कती ना, क्योंकि रोड खराब है, ओके, क्योंकि रोड कच्चा है। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ये एक लॉजिकल एजम्पशन है। तो मैंने क्या कहा था, सारे एजम्पशंस ट्रू होते हैं एक्सेप्ट दो एजम्पशंस। कौन कौन से? एक जो स्टेटमेंट के फेवर में ना हो, और दूसरा जो लॉजिकल ना हो, यानी कि दूसरा ऐसा जो कि इलॉजिकल एजम्पशन हो। ओके, आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ और इनको हम सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ओके, चलो जी, अब हम स्टेटमेंट्स देखेंगे और धड़ाधड़ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके जी, चलो जी, पहला स्टेटमेंट पढ़ो फटाफट मेरे साथ। कहता है द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड एडिशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम्स फॉर ऑल द ड्रॉट इफेक्टेड रीजन्स इन द कंट्री। गवर्नमेंट क्या करता है, अनाउंस करता है एडिशनल फूड देगा वो किनको, जो ड्रॉट इफेक्टेड रीजन्स है कंट्री में उनको, ठीक, यानी कि लोगों को। सो गाइज हमारे पास इसके है दो एजम्पशंस। नंबर पहला एजम्पशन इज, कहता है द गवर्नमेंट हैज एजुकेट फंड्स टू रन दीज प्रोग्राम्स। देखो गाइस, ये एक इलॉजिकल एजम्पशन बिल्कुल भी नहीं है, ये एक लॉजिकल एजम्पशन है। क्योंकि यहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस, उन्होंने अनाउंस किया है, तो उसका मतलब उनके पास एडुकेट फंड्स भी होंगे टू रन दिस प्रोग्राम्स। तो ये एक एजम्पशन ठीक हो जाएगा हमारा, दिस एजम्पशन विल बी करेक्ट। दूसरा एजम्पशन क्या है हमारे पास, कहता है इफेक्टेड पीपल मे बी एबल टू गेट एट लीस्ट 1 मील अ डे टू दीज प्रोग्राम्स। कहता है जो इफेक्टेड लोग होंगे किसके वजह से, ड्रॉट की वजह से, जो इफेक्टेड लोग होंगे उनको कम से कम एक बार का खाना, दिन में एक बार खाना मिल जाएगा। ठीक, तो ये भी एक लॉजिकल एजम्पशन है, क्योंकि जब उन्होंने ये प्रोग्राम रन कर ही दिया तो बेनिफिट तो पहुंचना है। तो हम कहेंगे इस केस में, हम कहेंगे बोथ एजम्पशंस इम्प्लिसिट। ठीक, अब ये फॉलो क्यों नहीं कहते, ट्रू क्यों नहीं कहते, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी के केस बनता है यहाँ पे, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं, हम एजम्पशन कर रहे हैं, और एजम्पशन की पॉसिबिलिटी हमेशा लेस देन 100% होती है। इतना क्लियर गाइज, इतना आपको समझ में आ रहा है, मगज में आ रहा है, क्योंकि ये तो गलत भी हो सकता है, इसीलिए तो हम इसको इम्प्लिसिट कहते हैं। ठीक, यानी कि पॉसिबिलिटी इसकी क्या होती है, लेस देन 100%। ओके, तो देसी भाषा में कहेंगे तो लमसम के हिसाब से। चलो जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, स्टेटमेंट नंबर 2। इसको समझने की कोशिश करो, बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट है, तो आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है आप पे। चलो जी, देखता है मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस in the state applied to the regulatory body for sanctioning more number of seats for the next academic session। मीनिंग आपको इसकी समझ में आ गई। ठीक, कहता है मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो होते हैं, ठीक, तो अप्लाई टू द रेगुलेटरी बॉडी फॉर सैंक्शन, ये अप्लाई करते हैं रेगुलेटरी बॉडी के लिए
वगैरह वगैरह, नंबर ऑफ सीट्स फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन के लिए। ठीक, इतना स्टेटमेंट आपको पढ़ना आता है, समझना आता है, तो ठीक एजम्पशंस पर हम जाएंगे। एजम्पशंस को अगर हम देखेंगे, पहला वाला एजम्पशन हमें क्या कह रहा है, कह रहा है द रेगुलेटरी बॉडी में ग्रांट एडिशनल सीट्स सॉट फॉर बाय द इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ द स्टेट। अब आप मुझे बताओ, ये ना ही इसके फेवर में है, ना ही स्टेटमेंट के फेवर में है, और ना ही इसका कोई लॉजिक बनता है, ना ही इसका कोई लॉजिक बनता है। यानी कि ये जो एजम्पशन है ये इलॉजिकल एज वेल एज अनफेवरेबल है, तो हम कहेंगे ये इम्प्लिसिट नहीं करेगा। चलो दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, दूसरा एजम्पशन देखते हैं। दूसरा एजम्पशन है हमारे पास, कहता है द इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ द स्टेट में गेट एजुकेट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस टू फिल इन द एडिशनल सीट्स। ये कहता है दे मे गेट एजुकेट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, उनको आ सकते हैं एजुकेट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। तो ऐसी कोई बात नहीं है हमारे पास, स्टेटमेंट में कोई भी बात इस तरह नहीं है, तो ये अगेन क्या एक इलॉजिकल एजम्पशन होता है। तो हम कह सकते हैं नॉन इम्प्लिसिट, इसमें हम क्या कह सकते हैं गाइस, नॉन इम्प्लिसिट, कोई भी इम्प्लिसिट नहीं करता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आसान है ना। हालांकि जेके एसएसबी के एग्जाम में ये ज़्यादा सिलेबस में नहीं होता है, कभी कभार होता है, तो लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। हो सकता है आपकी किस्मत थोड़ी सी मेरी जैसी हो, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, तो आपसे ये बनना चाहिए। ओके जी, चलो क्वेश्चन नंबर 3 हम देखने की कोशिश करेंगे, जहां पे हमें एक स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट है कि statement is the municipal corporation has announced 50% reduction in water supply till monsoon arrives in the city। कहता है जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है उन्होंने अनाउंस किया है 50% वाटर रिडक्शन सप्लाई में। ठीक, कब तक? टिल मॉनसून अराइव्स इन द सिटी, जब तक मॉनसून सिटी में अराइव नहीं करता, यानी कि मॉनसून सिटी में नहीं आता है। ओके जी, तब तक चलो एजम्पशंस पे हम जाते हैं, एजम्पशंस को हम देखेंगे। एजम्पशन है, पहला एजम्पशन है हमारे पास, कहता है पीपल में प्रोटेस्ट अगेंस्ट द यूनिलैटरल डिसीजन ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कहता है ये जो एक तरफा फैसला लिया किन्होंने, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, तो लोग इसका विरोध कर सकते हैं, लोग इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अब आप मुझे बताओ क्या प्रोटेस्ट की कोई जिक्र है यहाँ पे? ठीक, यहाँ तो खाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने क्या अनाउंस किया है, तो इसका मतलब थोड़ी ही है कि लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो इसलिए इन्होंने अनाउंस किया है। तो ये क्या बन जाता है गाइस, ये एक इलॉजिकल एजम्पशन बन जाता है, ये इसका कोई मतलब नहीं रहता है दूर दूर तक। हालांकि हम इसका इनडायरेक्ट मतलब निकाल भी सकते हैं कि जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये अनाउंस करेगा, लोगों को तकलीफ होगी वाटर शॉर्टेज से, तो बाद में वो फिर प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक, यानी कि मेरे कहने का मतलब है प्रैक्टिकल तरीके से अगर हम सोचेंगे तो सब कुछ पॉसिबल होता है, हर एक एजम्पशन ट्रू होता है, हर एक एजम्पशन इम्प्लिसिट करता है। लेकिन इसका मैंने रूल आपको बताया, रूल इज या तो आपका एजम्पशन क्या होना चाहिए, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, ना आपका एजम्पशन अपोजिट होना चाहिए स्टेटमेंट के, और ना ही आपका एजम्पशन इलॉजिकल होना चाहिए। तो पहला ही हमने देखा अपोजिट भी है और इलॉजिकल भी है, तो ये इम्प्लिसिट नहीं करेगा। चलो दूसरा वाला एजम्पशन यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा वाला एजम्पशन इज, कहता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रिड्यूस इट्स टैक्सेस फ्रॉम द रेजिडेंट्स एज इट फेल्ड टू प्रोवाइड एजुकेट वाटर। कहता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मत की पॉसिबिलिटी है कि वो शायद टैक्स को रिड्यूस करेगी, टैक्स स्ट्रक्चर को थोड़ा सा कम करेगी, क्योंकि वो एक सफिशिएंट अमाउंट में वाटर प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं लोगों को। तो अगेन ये क्या एक इलॉजिकल स्टेटमेंट है, क्या पता वो करेगी टैक्स कम या नहीं करेगी, हमें क्या पता। ठीक, स्टेटमेंट में तो गिवन कुछ भी नहीं है इसके बारे में, तो ये एक लॉजिकल एजम्पशन है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं सिंपली वी कैन से नॉन इम्प्लिसिट, इन दोनों में से कोई भी इम्प्लिसिट नहीं करेगा, इन दोनों में कोई भी इम्प्लिसिट नहीं करेगा। हालांकि अगर हम अब पॉसिबिलिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो दोनों ही एजम्पशन पॉसिबल हो सकते हैं एक टाइम पर।
ठीक, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, रूल इज रूल, डोंट ब्रेक रूल। ओके, तो क्या मतलब, आपका एजम्पशन ना अपोजिट होना चाहिए और ना ही इलॉजिकल होना चाहिए। ओके जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट नंबर 4। स्टेटमेंट नंबर 4 है हमारे पास, आसान सा सवाल है, बनाने की कोशिश करो और इसका आंसर मुझे बता देना। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी खुद कर लेना, एंड क्वेश्चन नंबर 6 खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 मैं दिखाता हूं, चलो कोई नहीं, मैं दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, 7 इज माई लकी नंबर, सो यहां पे हम देखेंगे। तो क्या है 7, द हाईवे पुलिस अथॉरिटी हैज पुट अप लार्ज बोर्ड्स एट रेगुलर इंटरवल्स इंडिकेटिंग द स्पीड लिमिट एंड डेंजर्स ऑफ ओवर स्पीडिंग ऑन द हाईवेज। कहता है जो हाईवे पुलिस है उन्होंने बड़े बड़े बोर्ड्स लगाए रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि यहाँ पे एक बोर्ड लगाया, फिर 1 किलोमीटर के आगे दूसरा एक बोर्ड लगाया। ठीक, तो उस पे क्या है, स्पीड लिमिट्स इंडिकेट है। ठीक, और डेंजर्स भी इंडिकेशन है वहां पे ऑफ ओवर स्पीडिंग, यानी कि ओवर स्पीड आपको नहीं रखनी है, ऐसे बोर्ड्स लगाए गए हैं ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, ट्रैफिक पुलिस अथॉरिटी के द्वारा। ओके जी, तो चलो हमने ये देखा, स्टेटमेंट हमको समझ में आ गया। अब एक बारी हम एजम्पशंस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, तो कहता है मोस्ट ऑफ द मोटरिस्ट्स में ड्राइव देयर व्हीकल्स विद इन द स्पीड लिमिट ऑन द हाईवेज। ये कितनी इलॉजिकल बात है। ठीक, यहां पे तो स्पीड लिमिट सब के लिए सेट किया गया है, मोटर व्हीकल की बात नहीं है। ठीक, मोटर व्हीकल की बात नहीं है, तो क्या ये एजम्पशन इसके फेवर में है? तो बोलोगे सर फेवर में तो नहीं है, फेवर में तो नहीं है, लेकिन क्या ये ट्रू हो सकता है? क्या ये लॉजिकल है? अगर हम लॉजिक की बात करेंगे तो ये बिल्कुल एक लॉजिकल एजम्पशन हो सकता है। कैसे? कहता है कि ज्यादातर मोटरिस्ट जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, इसकी वजह से मे ड्राइव, वो इन बोर्ड्स की वजह से अपनी जो व्हीकल्स है वो आराम आराम से चला सकते, यानी कि स्पीड लिमिट को कम कर सकते हैं, या स्पीड लिमिट में रह सकते हैं, या स्पीड लिमिट के हद में रहकर ड्राइव कर सकते हैं। ठीक, तो एज यूजुअल हम क्या देखते हैं, ज्यादातर जो मोटरिस्ट्स होते हैं या वो बाइक रेसर वेसर वगैरह होते हैं वो बहुत तेज स्पीड में चलते रहते हैं। तो हो सकता है दिस इज लॉजिकल स्टेटमेंट, हो सकता है जो इन्होंने यहाँ पे बोर्ड्स लगाए हैं, ठीक, स्पीड कम करने के रिलेटेड, तो हो सकता है ये जो मोटरिस्ट्स है ये अपनी लिमिट में रहे, ये अपनी स्पीड लिमिट में ड्राइव करे। तो ये एक लॉजिकल एजम्पशन है, ये एक लॉजिकल एजम्पशन है, तो ये इम्प्लिसिट करेगा क्योंकि ये लॉजिकल एजम्पशन नहीं है। चलो जी, दूसरा एजम्पशन को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा है हमारे पास, मोटरिस्ट जनरली इग्नोर सच कॉशंस एंड ओवर स्पीड ऑन द हाईवेज। ठीक, तो कहता है, क्या कहता है कि जो मोटरिस्ट्स होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, वो इग्नोर करते हैं ऐसी चीजों को, वो ऐसे चीजों को इग्नोर करते हैं और वो ओवर स्पीड में क्या चलते रहते हैं हाईवेज पे। जब वो इग्नोर करते हैं इन चीजों को, इसीलिए तो रेगुलर इंटरवल्स पे बोर्ड्स लगाए गए, अदरवाइज हर किसी को पता होता है कि मुझे स्पीड में कार चलानी है, मुझे अपनी स्पीड लिमिट में बाइक चलानी है, तो इसीलिए तो रेगुलर, हालांकि यहाँ पे वर्ड मेंशन है रेगुलर इंटरवल, यानी कि 1 किलोमीटर के बाद, 2 किलोमीटर के बाद, 3 किलोमीटर के बाद। सो अगेन हम नहीं कह सकते कि ये दूसरा एजम्पशन एक लॉजिकल एजम्पशन है, तो ये भी एक लॉजिकल एजम्पशन है। सो वी कैन से बोथ एजम्पशन फर्स्ट एंड सेकंड इम्प्लिसिट। ठीक, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, बोथ, यानी कि दोनों क्या करते हैं, दोनों इम्प्लिसिट करते हैं। ओके जी, समझ में आया, मगज में आया? चलो जी, नेक्स्ट यहां है आपके पास, ये क्या हो गया, मैं कहां पे पहुंच गया, क्वेश्चन नंबर 16 कैसे आ गया? हाँ, इसका ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हुआ है। चलो जी, 16 से ही हम पढ़ेंगे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, कहता है बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पेथ होल्स इन द रोड एक्स
रीचिंग एयरपोर्ट इन टाइम हैज बिकम डिफिकल्ट। कहता है कि बहुत सारे पेथ होल्स है रोड एक्स, ये कोई रोड का नाम है एक्स, ठीक। सो इसकी वजह से एयरपोर्ट तक पहुंचना एक दुश्वारी है, डिफिकल्ट है एयरपोर्ट तक पहुंचाना, ठीक है जी। तो एजम्पशन की तरफ एक नजर डालते हैं। कहता है एजम्पशन पहला, रीचिंग एयरपोर्ट इन टाइम मे नॉट बी ऑलवेज नेसेसरी। कहता है एयरपोर्ट तक पहुंचना हर बार नेसेसरी, जरूरी नहीं होता है। अरे गाइस, एयरपोर्ट तो वही जाता है जिसको जरूरी होगा जाना, ठीक। तो ये एक इलॉजिकल एजम्पशन है, तो ये इम्प्लिसिट नहीं करेगा। दूसरा देखेंगे हम, दूसरा एजम्पशन क्या है, देयर इज नो अदर कन्वीनियंट रोड टू द एयरपोर्ट। ये हो सकता है, ये सही हो सकता है, क्योंकि ये इस स्टेटमेंट के फेवर में है। अब बोलोगे सर कैसे? क्योंकि बहुत सारे पेथ होल है एक्स रोड में, तो इसीलिए तो ये कहता है जब ये एक ही रोड एयरपोर्ट तक जाता होगा तो इसीलिए तो ये कहता है डिफिकल्ट हो जाएगा वहां तक पहुंचना, ठीक। अदरवाइज अगर दूसरा एक अल्टरनेट रोड होता तो ये क्यों बोलता हैज बिकम डिफिकल्ट? तो ये स्टेटमेंट के फेवर में है, कौन सा? दूसरा वाला एजम्पशन। तो इसको हम टिक करेंगे। सो हम कहेंगे ओनली सेकंड इंप्लिसिट करता है, ओनली सेकंड इंप्लिसिट। इतना क्लियर डियर स्टूडेंट्स? कहीं पे कोई दिक्कत, कोई शक? चलो जी, स्टेटमेंट नंबर नेक्स्ट जो कि आपका है 17th क्वेश्चन आपके पास है। स्टेटमेंट आपके पास कुछ इस तरह से है, क्या कहता है? गवर्नमेंट नीड नॉट स्पेंड इवन ए पैसे टू प्रोवाइड वाटर टैंकर्स टू द ड्रॉट स्ट्रिकन लोकेलिटीज इन द स्टेट। कहता है गवर्नमेंट को एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है पानी पर। पानी किनको जरूरत है? जो लोकेलिटी में रहते हैं, जो ड्रॉट फेस कर रहे हैं, ठीक, जो ड्रॉट में फंसे हुए। चलो जी, एजम्पशंस की तरफ देखते हैं। तो पहला एजम्पशन कहता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आल्सो नीड नॉट स्पेंड मनी ऑन प्रोवाइडिंग वाटर टैंकर्स। अरे भाई, ये कैसा स्टेटमेंट हुआ? ये कैसा एजम्पशन हुआ? ये कहता है एनजीओज को भी कोई जरूरत नहीं है इन लोगों की हेल्प करना। ये तो इलॉजिकल बात है, क्यों नहीं है? यहां पर तो गवर्नमेंट को भी चाहिए था, ठीक। तो और हालांकि एनजीओ की कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे, तो ये एक लॉजिकल एजम्पशन हो जाता है यहाँ पे, ठीक। तो दूसरी बात, वाटर टैंकर्स कैन नॉट ओवरकम द वाटर शॉर्टेज ऑफ द ड्रॉट स्ट्राइकन लोकेलिटीज, ठीक। कहता है जो वाटर टैंकर्स होते हैं वो इनकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते, यानी कि वाटर शॉर्टेज जितनी है उससे वो लोगों को नहीं निकाल सकते, वो लोकेलिटीज को नहीं निकाल सकते, ठीक। तो ये भी क्या है? एक इलॉजिकल एजम्पशन है। दिस इज अगेन एक इलॉजिकल एजम्पशन, ओके। तो ये भी नहीं आएगा। सो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? इस केस में हम कहेंगे नॉन इम्प्लिसिट, कोई भी इम्प्लिसिट नहीं करेगा, ठीक। कोई भी एजम्पशन इम्प्लिसिट नहीं करेगा। हालांकि अगर पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो ये भी पॉसिबल है, ठीक। हम अगर दिमाग लगाएंगे जोर गोल गोल घूमेंगे तो फिर तो हमें सब कुछ पॉसिबल ही लगता है। लेकिन मैंने क्या कहा, आपका एजम्पशन इलॉजिकल नहीं होना चाहिए और अपोजिट नहीं होना चाहिए, ओके जी। चलो, क्वेश्चन नंबर 18 को बनाओ और समझने की कोशिश करो पहले, ठीक। तो पहले समझने की कोशिश करते, व्हाई डोंट यू गो टू द कोर्ट इफ द एम्प्लॉयर डज नॉट पे यू द प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। कहता है ये एक स्टेटमेंट है, कोई बंदा किसी को कहता है कि आप कोर्ट क्यों नहीं चले जाते अगर आपका मालिक आपका एम्प्लॉयर अगर आपको प्रोविडेंट फंड नहीं देता है, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूट नहीं करता है, या वो नहीं देता आपको। सिंपली समझ लो, ठीक। तो या आप इस तरह से समझ लो सिंपल भाषा में, आप कोर्ट क्यों नहीं चले जाते अगर आपको अपना एम्प्लॉयर तनख्वाह नहीं देता, सैलरी नहीं देता, डीए नहीं देता, टीए नहीं देता। तो प्रोविडेंट फंड भी क्या होता है? एक मॉनेटरी वैल्यू होती है इसकी। चलो जी, समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला एजम्पशन है हमारे पास, कहता है कोर्ट्स कैन इंटरवीन इन मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज।
हाँ, ये क्या कहता है, पहला एजम्पशन जो हुआ है कहता है कि कोर्ट इंटरवीन कर सकते हैं, कोर्ट इंटरवीन कर सकते हैं, इंटरवीन बोले तो इंटरफेयर कर सकते हैं, वो इनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक, किनका, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज का, इसीलिए तो कोर्ट बना है। और ये जो एजम्पशन है ये इस स्टेटमेंट के फेवर में है, ये इसके फेवर में है, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट को यूज किया गया है एक मतलब एम्प्लॉय के लिए एक एम्प्लॉयर के खिलाफ, ताकि उसको उसका हक मिले प्रोविडेंट फंड। ठीक, तो ये इसके फेवर में है, तो ये इम्प्लिसिट करेगा। दूसरा एजम्पशन समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा एजम्पशन है इट इज ओब्लिगेटरी फॉर द एम्प्लॉयर टू पे द प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉयज। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर ये ओब्लिगेटरी नहीं होता तब यहां पे ये बात ही क्यों होती कि आप कोर्ट क्यों नहीं चले जाते। यानी कि ये भी इसके फेवर में है, ये भी एक लॉजिकल स्टेटमेंट, लॉजिकल एजम्पशन है। तो पहला वाला एजम्पशन इज आल्सो लॉजिकल एज वेल एज in favor of statement, in favor of given statement. Okay, so guys, in this case we can say both assumptions क्या implicit करेंगे, both assumptions will implicit. Okay, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 12 को बनाने की कोशिश करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं तो वैसे हर एक क्वेश्चन को आप लोगों के लिए सिंपल ही बनाता हूं या कहता हूं, तो लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करो और फिर ध्यान से सॉल्व करो। ओके जी, स्टेटमेंट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड ए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी टू इन्वेस्टिगेट इनटू द रिसेंट स्टॉक मार्केट क्रैश। कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अपॉइंट करी, किस लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। क्यों इन्वेस्टिगेशन करनी, क्यों इन्वेस्टिगेट करना है, क्योंकि रिसेंटली एक क्या हुआ है, स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है, स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है। ठीक, इसलिए गवर्नमेंट ने एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अपॉइंट करी टू इन्वेस्टिगेट। ओके जी, चलो एजम्पशंस की तरफ देखते हैं, एजम्पशंस को हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कहता है पहला वाला एजम्पशन, द मेंबर्स ऑफ द कमिटी में possess requisite expertise to carry out the investigation। कहता है जो मेंबर्स उन्होंने अपॉइंट किए कहाँ पे, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, तो उनके पास क्या एक्सपीरियंस हो सकती है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, इन्वेस्टिगेशन करे। तो ये बिल्कुल, जब इनके पास एक्सपर्टाइज है तभी तो इनको अपॉइंट किया, तो ये एक लॉजिकल एजम्पशन है, यानी कि ये एक ट्रू एजम्पशन है। ठीक, तो दूसरी बात हम कहेंगे, दूसरी बात सोचेंगे, कहता है द पीपुल responsible for the crash may destroy all their document before the committee lay their hands on them। कहता है पीपल रेस्पॉन्सिबल होंगे या पीपल रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं कि फॉर द क्रैश में डिस्ट्रॉय ऑल देयर डॉक्यूमेंट्स बिफोर द कमिटी ले देयर हैंड्स ऑन देम। जो कमेटी उन तक पहुंचे उससे पहले जो डॉक्यूमेंट्स है वो डिस्ट्रॉय होने के लिए। ठीक, तो ये क्या है, एक इलॉजिकल एजम्पशन है, यहाँ पे ये एक इलॉजिकल एजम्पशन है। तो गाइस कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है, ये चैप्टर समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको ऑप्शंस को रॉन्ग करना पड़ता है यहाँ पे, देन आपको जो बाकी ऑप्शंस रहते हैं, बाकी एजम्पशंस रहते हैं वो ट्रू हो जाते हैं। और आप क्रॉस तभी किसी एजम्पशन को करोगे जब वो आपको दिखेगा इलॉजिकल है, जब वो आपको इलॉजिकल दिखेगा या अगेंस्ट आपको दिखेगा। किसके फेवर में नहीं होगा, वो स्टेटमेंट के फेवर में नहीं होगा बल्कि उसके अगेंस्ट होगा। ठीक, तो सारे एजम्पशंस इंप्लिसिट करेंगे एक्सेप्ट टू, एक इलॉजिकल और एक जो अगेंस्ट द स्टेटमेंट होगा। आई बात समझ? बाकी आप कुछ भी कहो, चाहे वो स्टेटमेंट में गिवन हो या ना गिवन हो, लेकिन वो इलॉजिकल नहीं होना चाहिए और वो स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, तो वो इंप्लिसिट करेगा। आई बात समझ? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखने की कोशिश करेंगे, इसको समझेंगे और सॉल्व करेंगे। चलो जी,
कहता है द मैनेजमेंट ऑफ द पैसेंजर कार manufacturing company has decided to reduce its workforce in view of the sluggish demand in the market। तो इन्होंने डिसाइड किया, क्या किया कि वर्कफोर्स को कम करे क्योंकि डिमांड मार्केट में कम है। इतना क्लियर आपको समझ में आ गया। तो पहला वाला एजम्पशन है हमारे पास, ये हमारे पास दो एजम्पशंस गिवन है, ठीक। ये हमारे पास दो एजम्पशन, पहला वाला एजम्पशन है कहता है दैट डिमांड ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी मे कंटिन्यू टू बी लोअर इन द नियर फ्यूचर। कहता है ये और भी कम हो सकते, ये डिमांड और भी घट सकती है। तो गाइस आप मुझे बताओ, यहाँ पे मार्केट की डिमांड जो थी, यहाँ पे जो डिमांड थी वो कम हो गई थी, तो फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है ये कम हो सकती है। तो ये एक इलॉजिकल एजम्पशन नहीं है, तो ये इम्प्लिसिट करेगा, ठीक। तो हमें क्या करना है, चेक करना है कि क्या इन दोनों एजम्पशंस में कोई इलॉजिकल तो नहीं है या कोई एजम्पशन स्टेटमेंट के अगेंस्ट तो नहीं है, स्टेटमेंट के अपोजिट तो नहीं है। ओके जी, चलो दूसरा वाला हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा वाला, द कंपनी में बी एबल टू रन इट्स ऑपरेशन विद द रिड्यूस्ड वर्कफोर्स। कहता है जो कंपनी है, जो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये हो सकता है ये मतलब लायक हो जाए, ये आराम से, ये अच्छे से और भी काम कर पाए वर्कफोर्स को कम करने के बाद, वर्कफोर्स को कम करने के बाद। सो अगेन ये क्या है, ये भी एक लॉजिकल एजम्पशन है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। और अगर हम देखेंगे तो ये इलॉजिकल नहीं है, ये हो सकता है, ये एक इलॉजिकल एजम्पशन नहीं है। तो इस केस में ना ही ये दोनों ना ही अपोजिट है और ना ही ये इलॉजिकल है। तो दोनों से ये बच गए, दोनों अटैक से बच गए, तो दोनों इम्प्लिसिट करेंगे, बोथ इम्प्लिसिट। ओके जी, चलो क्वेश्चन नंबर 14 को यहाँ पे बनाने की कोशिश करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको खुद देख लेना और मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 को समझो। क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट है हमारे पास, कहता है द एम्प्लॉयज एसोसिएशन urged its members to stay away from the annual function as many of their demands were not met by the management। तो अगर हम एजम्पशंस की बात करेंगे तो क्या है, पहला वाला एजम्पशन है हमारे पास, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन मे नॉट अटेंड द फंक्शन। हो सकता है वो फंक्शन को अटेंड ना करे, तो ये एक लॉजिकल एजम्पशन नहीं है, तो हम कह सकते ये इम्प्लिसिट करेगा। दूसरा वाला एजम्पशन पढ़ेंगे, कहता है द मैनेजमेंट मे कैंसल द एनुअल फंक्शन। कहता है शायद मैनेजमेंट एनुअल फंक्शन को कैंसिल करे। भाई क्यों कैंसिल करे, ये तो एक लॉजिकल एजम्पशन है यहाँ पे, तो ये इम्प्लिसिट नहीं करेगा। सो वी कैन से ओनली फर्स्ट विल इम्प्लिसिट। ओके, खाली पहला वाला एजम्पशन ही इम्प्लिसिट करेगा या इम्प्लिसिट करेगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9 को समझने की कोशिश करो। कहता है द सरपंच ऑफ द विलेज, एक मिनट क्या हो गया, हाँ, द सरपंच ऑफ द विलेज कॉल्ड ए मीटिंग। उनने एक मीटिंग बुलाई, किसने, सरपंच ने, ऑफ ऑल द हेड्स ऑफ फैमिलीज। ठीक, तो हेड जो फैमिलीज है उनकी मीटिंग बुलाई और उनको एक प्रॉब्लम डिस्कस करनी थी ऑफ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द विलेज। जो थोड़ी सी शॉर्टेज है वाटर की, उसके रिलेटेड, उसके रिगार्डिंग एक मीटिंग करनी थी सरपंच को, तो उसने एक मीटिंग बुलाई और उसमें उसने फैमिली हेड्स को बुलाया। चलो जी, एजम्पशन को देखेंगे। एजम्पशन है हमारे पास, पहला वाला एजम्पशन इज, फर्स्ट वाला एजम्पशन इज, कहता है द सरपंच हैड अर्लियर कॉल्ड सच मीटिंग टू डिस्कस वेरियस प्रॉब्लम्स। तो आप मुझे बताओ ये कितना इलॉजिकल एजम्पशन है। ये कहता है सरपंच ने पहले भी एक मीटिंग बुलाई थी, अब हमें क्या पता था बुलाई थी नहीं बुलाई थी। ठीक ना, तो ये स्टेटमेंट के फेवर में है और ऊपर से इलॉजिकल है, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है इसका कि एक मीटिंग और भी बुलाई थी इससे पहले। तो ये एक लॉजिकल एजम्पशन है, इसका कोई लेना देना नहीं है स्टेटमेंट के साथ। सो हम कह सकते हैं
हम इसको क्रॉस मार सकते हैं। तो दूसरा वाला एजम्पशन है हमारे पास, कहता है मोस्ट ऑफ द हेड्स ऑफ फैमिलीज में अटेंड द मीटिंग कॉल्ड बाय द सरपंच। ठीक, कहता है ज्यादातर फैमिलीज के हेड इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमें देखना है कहीं ये इलॉजिकल तो नहीं है। बिल्कुल ये इलॉजिकल नहीं है, क्योंकि जब सरपंच जी को पता है कि मैं मीटिंग बुलाऊंगा और ये लोग आएंगे, तभी तो उसने बुलाई। तो ये एक इलॉजिकल एजम्पशन नहीं है। सो वी कैन से कि only second assumption will implicit, okay, will implicit, okay जी, इतना क्लियर हुआ आपको। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर। समझने की कोशिश करो, सिंपल सा क्वेश्चन है। कहते हैं द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडवाइज्ड ऑल द पीपल लिविंग इन द shanties along the beaches to move to higher places during monsoon। ठीक, खुद समझना, इसको सिंपल सा है। एजम्पशंस पे हम जाते हैं। एजम्पशंस को अगर हम देखेंगे तो पहला वाला एजम्पशन है many people living in the shanties may leave the city and relocate themselves elsewhere in the state। तो अगेन ये एक इलॉजिकल एजम्पशन है। तो क्या है, ये एक इलॉजिकल एजम्पशन है, तो ये इम्प्लिसिट नहीं करेगा। दूसरे को हम चेक करेंगे, कहता है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लिविंग इन द शैंटीज अलोंग द बीच मे ट्राई टू रिलोकेट टू हायर प्लेसेस ड्यूरिंग मॉनसून। तो देखो गाइज, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम चेक करेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट के अगेंस्ट तो नहीं है। जी हाँ, स्टेटमेंट के अगेंस्ट तो ये नहीं है, तो बच गया। अब हम देखेंगे कि क्या ये ऊपर वाले की तरह इलॉजिकल तो नहीं है। तो ये बिल्कुल भी इलॉजिकल नहीं है, तो हम इसको टिक करेंगे, हम इसको यहाँ पे पास करेंगे, बोलेंगे कि ये इम्प्लिसिट करेगा। सो पहला वाला नहीं किया, दूसरा वाला किया। सो हम क्या कह सकते हैं, ओनली assumption second will implicit। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो ये इतना ही था, छोटा सा लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में खाली ये इसलिए नहीं करवाया क्योंकि क्या पता कल जाके JK-SSB एग्ज़ाम में ये हो या ना हो और वैसे भी मैं आपको करा रहा हूँ क्रैश कोर्स। तो क्रैश कोर्स में ज़्यादा डिटेल्ड लेक्चर्स मिलने पॉसिबल नहीं होते ज़्यादा। ओके, तो बस मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको देखूंगा कौन सा टॉपिक में लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।